नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिग्नू वाला पर। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक कोड बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे जून 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में पिछले साल के, उनको देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको कराएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना। इसके अलावा बीपीएससी 134 की आपको पूरी प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी, लगभग 10 क्लासेस आपको इसमें भी मिल जाएंगी। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिचय को शुरू करते हैं और समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है जो एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा और इसके तत्व बताइए। उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा बतानी है और क्या बताना है दोस्तों, इसके तत्व बताने कि राष्ट्रीय शक्ति में क्या क्या शामिल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। एक देश की पावर, जैसे भारत की पावर इस समय क्या है कि विश्व का कोई भी देश हमसे टक्कर नहीं ले सकता, हमसे लड़ाइयाँ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का नेतृत्व कह सकते हैं आप, लीडरशिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पावर क्या होती है, एक देश की शक्ति होती है, राष्ट्रीय शक्ति जिसे हम कहते हैं। ठीक, और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं। अब आप कहेंगे सर तत्व क्या होता है, जिनसे क्या होती है एक देश की पावर क्या होगी, कायम होगी। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत को क्या करती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, उसे ही हम कहते हैं एक राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है एक देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और उसकी प्रभावशीलता। यानी कि आर्थिक रूप से वो देश कितना स्ट्रांग है, सांस्कृतिक रूप से वो देश कितना स्ट्रांग है, सामाजिक सोशली वो कितना स्ट्रांग है, और उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं राजनीतिक कूटनीति कितनी स्ट्रांग है। ये सब शामिल होते हैं हमारे देश के किसमें, राष्ट्रीय शक्ति में। राष्ट्रीय शक्ति में क्या क्या आता है, एक देश की शक्ति तो आएगी, उस देश में लोगों को स्वतंत्रता किस तरीके की है, देश की आर्थिक समृद्धि कैसी है, और सबसे बड़ा तत्व होता है शक्ति का पावर। पावर का जो आप सबसे बड़ा यूनिट या एलिमेंट मान सकते हैं वो है शिक्षा। जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी उस देश की राष्ट्रीय शक्ति अपने आप में क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो एजुकेशन भी क्या है, राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र के अंदर एकता और लोकतंत्र। तो मैंने आपको बताया ना, एक तो शिक्षा और एक आपका क्या, लोकतंत्र। राष्ट्रीय शक्ति के सबसे बड़े दो तत्व माने जाते हैं। एक कौन सा आपका, एक है एजुकेशन और एक है आपकी क्या दोस्तों, डेमोक्रेसी। क्या दोस्तों, डेमोक्रेसी। ये दो तत्व आपके ऐसे राष्ट्रीय शक्ति के जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, और राष्ट्रीय शक्ति इन्हीं से क्या होती है, कायम होती है। तो उम्मीद है राष्ट्रीय शक्ति आपको समझ में आएगा। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब होता है एक देश की पावर। एक देश की पावर कई तरीके से कायम हो सकती है, एजुकेशन से, लोकतंत्र से, आर्थिक समृद्धि से, शिक्षा से, टेक्नोलॉजी से। ये सब क्या होते हैं, एक देश की राष्ट्रीय शक्ति के तत्व माने गए हैं। डन, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति के इस तत्व की अगर हम व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रीय शक्ति में हमें ये याद रखना है कि एक देश की पावर किस किस चीज से कायम होती है, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से, हर चीज से क्या होती है, वो कायम होती है। डन। इसके अलावा नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद क्या है, इसके प्रमुख तर्क बताने आपको। तो मैंने आपको बताया था ये एक होता है यथार्थवाद, है ना। कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने आपको करा रखे हैं, हालांकि फिर भी क्वेश्चन के रूप में आया यथार्थवाद। यथार्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी यानी कि वास्तविकता जो है उसे हम कहते हैं यथार्थ। तो नव यथार्थवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा जिसे नवयुगवाद भी कहा जाता है या फिर नव यथार्थवाद भी कहा जाता है। एक ऐसी विचारधारा जो समाज, राजनीति और आर्थिक विषयों को नए रूप में देखती है और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखती है। यानी एक ऐसी विचारधारा जिसमें संविधान को मुख्य माना गया, यानी कि आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, देश की सामाजिक स्थिति हो, सब में कौन सा नजरिया देखा जाए, संविधान को प्रमुख माना जाए। ऐसी विचारधारा को हम कहते हैं दोस्तों नव यथार्थवाद। यहाँ कुछ प्रमुख नव यथार्थवाद तर्क आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से। तकनीकी प्रगति का महत्व, सबसे पहला क्या, तकनीकी प्रगति का महत्व। यानी नव यथार्थवाद में यह माना गया है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। अगर एक देश को विकास करना है तो उस देश में क्या स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों, उस देश में होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में आ गए वो अपने आप में क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका टेक के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 माना जाता है। आप मोबाइल फोन ही ले लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन माना जाता है आपका आईफोन या एप्पल। तो एप्पल जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, और ये कंपनी कहाँ की है, आपकी अमेरिका की। इसके अलावा नव यथार्थवाद ये कहता है कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और समानता मिलनी चाहिए, यानी लोगों को उनका हक जरूर मिलना चाहिए। यही होता है क्या दोस्तों, नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद का तीसरा पॉइंट क्या है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, क्या हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और एक है यहाँ पर पर्यावरण को क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। तो नव यथार्थवाद क्या कहता है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, महिलाओं को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए,
पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक न्याय मिले और समानता रहे, अमीर गरीब का अंतर क्या हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए। तो उम्मीद है इतनी बात आपको याद रहेगी और इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में नहीं होगा। अब क्लियर? अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिलहाल चश्मा लगा लेता हूँ, है ना, ताकि आंखों में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन मैंने समझाए, राष्ट्र शक्ति और नव यथार्थवाद, यही एक्सप्लेनेशन वहां पर काम आएगी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना या फिर आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्त? समझ में आई कहानी? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम खोल लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन, सेकंड पेज पर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका फॉन्ट आपको छोटा तो नहीं लग रहा? अगर छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करता हूँ, जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए, है ना। हल्का सा हमने इसको जूम कर लिया। देखिए तो क्वेश्चन है आपका, कठोर और नम्र शक्ति क्या होती है? कठोर और नम्र शक्ति क्या होती है? आप ही देखिए, कभी कभी हमें ताकत दिखाई देती है कठोर, जैसे हमारा संविधान ही है, कठोर और लचीले का मिश्रण होता है हमारा संविधान। तो कठोर और नम्र शक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है? दोनों ही अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, प्रभावशीलता में रखते हैं। जैसे कहा नहीं जाता, जैसे घर में फादर होते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो हमारे साथ रूड बिहेव करते हैं, हमारे लिए कठोर हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा लव के साथ हमारे साथ क्या करते हैं, बात करते हैं। फैमिली का हर सदस्य, जीवन में आपकी कोई रिलेशनशिप भी अगर हो, लड़कीबाजी भी अगर आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि कभी कभी तो आपको बहुत ज्यादा रूड बिहेव करना पड़ जाता है, और कभी कभी मोहब्बत भी आपको अपने रिलेशन में दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों ही अपनी जगह स्ट्रांग होते हैं और दोनों ही अपनी जगह क्या करते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो कई बार हमें कठोर होना पड़ता है और कई बार हमें क्या रहना पड़ता है, नर्म रहना पड़ता है। राजनीति का भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाल है ना। इसलिए हम कहते हैं इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले कठोर शक्ति। कठोर शक्ति का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, जब संघर्ष की बात हो, स्ट्रगल की बात हो, या फिर अपना अधिकार छीनना हो। बस सीधी बात है, अगर अपने अधिकार की लड़ाई करनी है तुम्हें, मान लो इग्नू के स्टूडेंट को क्या करना, अपने असाइनमेंट के नंबर जुड़वाने, तो अपने अधिकार की बात होगी तो आपको वहाँ अपने स्टडी सेंटर में जाकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, 4 बातें उन्हें सुनानी पड़ेगी, तब जाके आपके असाइनमेंट के नंबर जल्दी चढ़ पाएंगे। लेकिन नम्र नम्र कह लीजिए, नरम कह लीजिए, नरम शक्ति का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहीं किसी के साथ सहयोग दिखाना हो, कोई समझौता करना हो, या फिर संयम से काम लेना हो, जहां पर हमें कठोरता की आवश्यकता ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मित्र रूठ गया है तो आप उसके साथ कठोर होंगे या नम्र? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, नम्र होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सहयोग की जरूरत है, वहां मोहब्बत की जरूरत है। तो वही मैं आपको बता रहा था, फादर वाला एग्जाम्पल याद रखना कि कभी कभी रूढ़ होना भी सही होता है, कभी कभी मोहब्बत भी दिखानी पड़ती है। इसे हम कहते हैं कठोर और नम्र का मिश्रण। समझ में आई आपको इतनी बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया। अब एक आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या है आपका? इसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, आप इसे इंग्लिश वाले लिख लेना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? सामाजिक रचनावाद। किसने दिया था ये विचार? ये विचार दिया था एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं रशिया के, जिनका नाम था लेव वाइगोस्की। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था लेव वाइगोस्की, है ना। लेव वाइगोस्की ने क्या दिया था सिद्धांत? सामाजिक रचनावाद का। सामाजिक रचनावाद क्या है? अपने आप में एक सिद्धांत है जो ये कहता है समाज को व्यक्ति संगठन के रूप में विश्लेषण करता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। समाज ही विकास का सबसे बड़ा क्या बनता है? कारण बनता है। समाज में जो व्यक्ति देखता है वही क्या होता है? सीखता है। समाज के अंदर आपको असमानता देखने के लिए मिल सकती है, हो सकता है आप न्याय की तरफ भी समाज में जाएं, लेकिन सामाजिक न्याय हो या फिर आपकी समानता के प्रति सजग रहने की बात हो, ये सब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। आम भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक रचनावाद ये कहता है कि एक समाज की रचना में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कौन? व्यक्ति। यानी व्यक्तियों का समूह ही क्या बनता है दोस्तों? समाज बनता है। और समाज को देखकर ही नवसिखिया लोग, जिन्हें हम कहते हैं छोटे बच्चे स्पेशली, वो कहाँ से सीखते हैं? समाज को देखकर सीखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, रशियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं लेव वाइगोस्की, उनका ये कहना है कि एक बच्चा जन्म से लेके और अपनी मृत्यु तक समाज का हिस्सा बना रहता है। आपने सुना भी होगा, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी रहने के चलते वो जितनी भी चीजें सीखता है, कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। अब यही वाली बात आपने सुना होगा, एक पिक्चर में एक डायलॉग भी है, जब गोविंदा कहते हैं कि कोई चोर अपनी माँ के पेट से चोर बनकर पैदा नहीं होता, उसे चोर बनाती है ये भूख और समाज के ताने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? समाज का जो इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर आप कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं सामाजिक रचनावाद। तो उम्मीद है 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। फॉन्ट भी मैंने काफी हद तक आपके लिए बड़ा कर दिया यहाँ पर।
अब देखिए सामाजिक सुरक्षा क्या है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों इसे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसे कहते हैं इंग्लिश में सोशल सिक्योरिटी। क्या है सामाजिक सुरक्षा, क्या है अपने आप में एक अवधारणा है, पूरा एक क्या है कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि समाज के सदस्यों की सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी, समाज के सदस्य किस प्रकार संगठित रहेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा आजकल हर सोसाइटी, आजकल कोई भी सोसाइटी हो तो वहां पर एक एसोसिएशन बना दी जाती है जिसे हम कहते हैं RWA, है ना। RWA का मतलब यहाँ पर रोजगार विदंकित नहीं है, बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है क्या, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि हर सोसाइटी के लिए क्या बना दिया जाता है, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना दिया जाता है, जिस एसोसिएशन के जो प्रधान होते हैं वो भी सोसाइटी से चुने जाते हैं। हर सदस्य कहाँ से चुना जाता है, सोसाइटी से चुना जाता है, और सोसाइटी के हित के लिए काम करते हैं, सोसाइटी की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, इसे हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि हर समाज में बहुत सारे खतरे होते हैं, है ना। जैसे सबसे बड़ा खतरा तो क्या होता है समाज के अंदर, आपने देखा होगा सबसे बड़ा खतरा होता है असमानता और अन्याय। यदि किसी सोसाइटी में दो चीजें हैं, एक तो इनइक्वालिटी, क्या क्या दोस्तों, एक तो आपकी क्या इनइक्वालिटी, या फिर आपका अन्याय, आप कह सकते हैं इनजस्टिस भी कह सकते हैं, अन्याय, हिंदी में लिख लेना अन्याय। यदि किसी समाज में ये दो चीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या है समाज खतरे में है। अब इसे उभारेगा कौन, खुद समाज। जब तक वो खुद भेदभाव खत्म नहीं करेगा, जब तक समाज खुद नहीं कहेगा कि लड़का लड़की एक है, जातिगत भेदभाव जब तक समाज खुद समाप्त नहीं करेगा, जब तक समाज सुरक्षा कायम नहीं हो सकती। और आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि समाज सुरक्षित है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानने लग जाए और उसे ये लगे कि मैं और सामने वाला व्यक्ति जो मेरे घर के सामने रहता है ये अलग नहीं है, बल्कि हम एक समाज के हिस्से हैं, तो हमें मिलजुल कर साथ रहना। ये बिल्कुल ऐसा सा है कि जब गली की सफाई हम सरकार पे ना थोप के आपस में ही करने लग जाएं, है ना, मैं अपने घर के सामने साफ करूं, तू अपने घर के सामने साफ करे, ये सोच बदल के तू मेरे घर के सामने साफ कर और मैं तेरे घर के सामने झाड़ू मारूंगा, अगर ये सोच बन जाए तो समझ जाना हमारा सोसाइटी क्या है, सुरक्षित है ना, और एक दूसरे को लेकर जेलसी नहीं है, गुस्सा नहीं है। तो उम्मीद है टॉप 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार फंसते हैं, ठीक है, तो आप फोकस करना, ये PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से और हमारे साथ जरूर जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि अच्छे से अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मेहनत से पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।